और पाकिस्तान ने फिर से आतंकवाद की फैक्ट्री लगानी शुरू कर दी है। जिस जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर को भारत ने मिसाइल मारकर उड़ा दिया था, अब उसी के सरगना मसूद अजहर के लिए बहावलपुर एक्सटेंशन बनाया जा रहा है। पाकिस्तान को आईएमएफ से हजारों करोड़ का जो कर्ज मिला, वो अब आतंकवादियों पर खर्च करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान की दुम टेढ़ी की टेढ़ी है। सीज फायर के बाद भी शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर अपने एजेंडे पर कायम हैं। क्योंकि मिसाइलों से पिटकर भी पाकिस्तान ने जैश को दोबारा खड़ा करने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। यह है जनरल आसिम मुनीर का प्रोजेक्ट बहावलपुर एक्सटेंशन। बहावलपुर एक्सटेंशन यानी आतंकी गुट जैश को फिर से तैयार करने का मिशन। मसूद अजहर को पाकिस्तान की सरकार देगी 14 करोड़ रुपए, जिससे वो फिर से खड़ा करेगा अपना आतंक का साम्राज्य। बहावलपुर में भारत के मिसाइल और ड्रोन अटैक ने जो किया, इस वीडियो को देखकर अब भी सिहर उठता है मसूद अजहर। बहावलपुर में जैश के अड्डे के कोने कोने तक तबाही के दस्तखत देखे जा सकते हैं। हर चोट पर उस सजा का नाम लिखा है जिसके जख्म भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद मसूद अजहर को दी है। लेकिन अब इन जख्मों पर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने आईएमएफ वाला मरहम लगाने की तैयारी कर ली है। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो रकम पाकिस्तान को मिली, उसे पाकिस्तान ने आगे आतंकियों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 8,400 करोड़ रुपए कर्ज की दूसरी किश्त जारी की है। लेकिन अब इसी रकम का इस्तेमाल करके पाकिस्तान मसूद अजहर की तिजोरी भरने लगा है, ताकि वो फिर से भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाए। यानी कर्ज में डूबे पाकिस्तान को जो कर्ज आईएमएफ से मिला, उसका इस्तेमाल शहबाज और जनरल मुनीर अब जैश जैसे आतंकी संगठनों को फिर से खड़ा करने के लिए कर रहे हैं। और यही है पाकिस्तान का बहावलपुर एक्सटेंशन। मई को भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी अड्डों पर बमबारी की थी। मिसाइल से हमले किए गए और ड्रोन से बहावलपुर से लेकर मुरीद के और मुजफ्फराबाद तक ऐसा सबक सिखाया कि मसूद अजहर के आंसू निकल आए। बहावलपुर में भारत ने जैश का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया और इसी हमले में मसूद अजहर के 14 रिश्तेदार मारे गए। ये बात खुद मसूद अजहर ने कबूली है कि मरने वालों में उसकी बड़ी बहन और बहनोई, एक भतीजा और उसकी पत्नी, एक भतीजी और उसके परिवार के 5 बच्चे शामिल थे। वैसे इन हमलों में जैश के कई आतंकी भी मारे गए हैं, इसकी तस्दीक हो चुकी है। लेकिन अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने मसूद अजहर के आतंकी गुट के पस्त हो चुके हौसलों को फिर से बुलंद करने की तैयारी कर ली है। 7 मई को भारत के हमले में मसूद अजहर के 14 रिश्तेदार मारे गए। अब इन 14 रिश्तेदारों के नाम पर मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। यानी हर लाश पर मसूद अजहर को 1 करोड़ का मुआवजा, या कहें कि जैश को खड़ा करने का फंड रिलीज किया जा रहा है। कर्ज के आगे नाक रगड़ने वाले पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से ऐसे वक्त लोन दिया गया है जब उसके आतंकियों ने पहलगाम पर हमला किया और 26 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। भारत ने आईएमएफ की इस मीटिंग में न रहने का फैसला किया था, जिसमें पाकिस्तान को कर्ज देने का फैसला किया गया। 1958 से अब तक पाकिस्तान आईएमएफ से 25 बार कर्ज ले चुका है।
इस बार पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो मदद मिली है वो दम तोड़ते जैश और लश्कर के लिए नई ऑक्सीजन साबित हो सकती है। पाकिस्तान जैसे देश को ऐसे वक्त में कर्ज देना वाकई में बहावलपुर और मुरीद के एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की फंडिंग कही जाएगी। हालांकि जो मार पाकिस्तान को पड़ी है उस सदमे से बाहर निकलने में उसे अभी वक्त लगेगा। वो आईएमएफ की रकम से अपने तबाह हो चुके एयरबेस की मरम्मत भी कराएगा और मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को मुआवजा भी दिलवाएगा। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो रकम पाकिस्तान को मिली वो पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं बल्कि मसूद अजहर जैसे आतंकियों के खातों में जा रही है। हजारों करोड़ में से 14 करोड़ की रकम बेहद छोटी है, लेकिन इस मदद की पाई जुटाकर पाकिस्तान जैश और लश्कर जैसे आतंकियों को फिर से खड़ा करना चाहता है। यही पाकिस्तान का बहावलपुर एक्सटेंशन है और इसी के लिए वो उस नुकसान की भरपाई करना चाहता है जो उसको भारत ने पहुंचाया है। आप पाकिस्तान में फैले पैनिक को समझ सकते हैं। सरगोदा से रफीकी, रावलपिंडी से सियालकोट और रहीम यार खान से लाहौर तक पाकिस्तान पूरी तरह भारत के अटैक को रोकने में नाकाम साबित हुआ है। पाकिस्तान की इसी नाकामी ने अब आसिम मुनीर की फौज में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि जब एक कमांडर दूसरे कमांडर को शक की निगाह से देख रहा है। देखा जाए तो भारत की स्ट्राइक को रोकने में नाकाम रहे पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र में जैसे फूट पड़ गई है। एक खबर ऐसी भी है कि जिसे लेकर जनरल मुनीर ने आईएसआई प्रमुख को फटकार लगाई है। खबर यह है कि नूर खान एयरबेस पर तैनात स्पेशल ब्रांच के डीएसपी सैफुल्ला कोरई का शव उनके घर पर संदिग्ध हालत में मिला। डीएसपी सैफुल्ला के मुंह पर मास्क लगा हुआ था और उनके हाथ में एक राइफल थी जिसकी दाहिनी तरफ कनपट्टी पर बुलेट होल यानी गोली का निशान था। नूर खान एयरबेस पर हुए हमले के बाद आईएसआई ने डीएसपी सैफुल्ला को तलब किया था क्योंकि डीएसपी सैफुल्ला पर ही एयरबेस की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी और अब इल्जाम लग रहा है कि उन पर इतना दबाव डाला गया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन मामला मर्डर का भी नजर आता है जिसे लेकर आईएसआई के अफसर बुरी तरह घिर गए हैं। खुफिया हलकों में चर्चा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने डीएसपी सैफुल्ला पर पहले नाकामयाबी का आरोप लगाया। इसके साथ ही उस पर एयरबेस की सूचनाएं इधर से उधर करने का आरोप लगाया गया। अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने सैफुल्ला की हत्या कर दी और मामले को आत्महत्या में बदल दिया। जल्द ही पाकिस्तान में कुछ ऐसे और अधिकारी आत्महत्या कर सकते हैं। नूर खान एयरबेस पर हमले के बाद डीएसपी सैफुल्ला की आईएसआई के अफसरों से बहस हुई, झड़प हुई और फिर उनकी लाश उनके घर में मिली। कुल मिलाकर पाकिस्तान में हुई स्ट्राइक ने वहां के एयर डिफेंस से लेकर खुफिया तंत्र और तमाम तरीके की सुरक्षा की पोल खोलकर रख दी है। नूर खान एयरबेस पर धमाके जनरल आसिम मुनीर पर बहुत बड़ा दाग माना जा रहा है क्योंकि इस हमले का मतलब है कि अगली बार अटैक हुआ तो पाकिस्तान की सेना अपने सबसे बड़े कमांडर को भी नहीं बचा पाएगी। पाकिस्तान में शुरू हो गया है ब्लेम गेम। अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए पाकिस्तानी सेना और वहां की खुफिया एजेंसियां निचले अधिकारियों पर नाकामयाबियों का सेहरा सजा रही हैं। जवाब देने वाले अधिकारियों को मौत की माला पहनाकर आत्महत्या का नाम दिया जा रहा है। बुरी तरह घिर चुका पाकिस्तान अपने घर में बुरी तरह पिटा है। उसके हवाई अड्डों पर धमाके और आग के बड़े बड़े गोले देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान को 7 मई के बाद से लगातार झटके लगे हैं। मुरीद से लेकर बहावलपुर और लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक धमाकों की वीडियो वायरल है। पाकिस्तान को इस बात का एहसास है कि जब जब उसकी तरफ से ऐसी मिसाइल दागी जाएगी, जवाब में उसका कोई ना कोई मिलिट्री अड्डा तबाह कर दिया जाएगा। इसकी गारंटी भारत बार बार दे रहा है। और पाकिस्तान के साथ उसकी गैंग को घेरने का मिशन भी शुरू हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान जिस तरह से पिटा है उसे लेकर 3 देश बहुत ज्यादा दुखी हैं। भारत की स्ट्राइक के वक्त इन तीनों देशों ने पाकिस्तान को बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन फेल हो गए। अब ये तीनों देश अलग अलग मोर्चों पर भारत के टारगेट पर आ चुके हैं।
भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं, इस युद्ध में एक तरफ सेनाएं थी, दुश्मन के खेमे में तुर्की और चीन डट कर खड़े थे। चीन और तुर्की के हथियारों से पाकिस्तानी लड़ रहे थे। सबसे हाईटेक हथियारों का दम भरने वाले चीन और तुर्की को भारत के शूरवीरों ने महज 90 घंटे में चीर फाड़ डाला। ऑपरेशन सिंदूर के ताप से भस्म हो गए पाकिस्तान के दोस्त देशों के जंगी लड़ाके। पाकिस्तान के परास्त होने के बाद अब उसके हमदर्दों का हिसाब लगाया जाएगा। नरेंद्र मोदी का नपा तुला एक्शन शुरू हो चुका है। 3 दिन में पाकिस्तान को पीटा, अगले 3 दिन 3 देशों पर भारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन इंटरनेशनल शुरू हो गया है। ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बरसे बारूद जैसी मार पड़ने लगी है। आतंक परस्तों का नंबर लग गया है। पीएम मोदी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। नरेंद्र मोदी अक्सर कुछ कर गुजरने के बाद ही उसकी भनक लगने देते हैं। ऐसा ही एक मिशन पीएम मोदी ने तूफानी रफ्तार से शुरू कर दिया है। ये मिशन है उन मुल्कों का नकाब नोच डालने का जिन्होंने दहशतगर्दी को खाद पानी दिया है। उन मक्कारों की कलई पूरी दुनिया के सामने एक एक कर नरेंद्र मोदी खोलने लगे हैं। मोदी का हंटर चलने लगा है। हंटर की हनक से इंटरनेशनल लेवल पर हलचल मचने लगी है। आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। पाकिस्तान का घोषित फाइनेंसर तुर्की बिलबिला रहा है। पाकिस्तान का स्वयंभू हमदर्द अजरबैजान छटपटा रहा है। पाकिस्तान का कट्टर मददगार मलेशिया बेचैन है। पाकिस्तान का मौका परस्त दोस्त बांग्लादेश दहला हुआ है। नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 देशों की करतूतों को अच्छे से नोट कर लिया है। पाकिस्तान की तर्ज पर दहशतगर्दों के हमसायों का भी इलाज शुरू हो गया है। जैसे पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मोदी ने एक एक सधे कदम उठाए, वैसे ही अब पाकिस्तान के टेरर प्रोपराइटरों पर चाबुक चलने लगा है। इसका इशारा विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। नरेंद्र मोदी ने आतंक के विरुद्ध व्यापक युद्ध का ऐलान किया है। भारत के मिशन के बीच में जो आएगा उसका अंजाम भयानक होगा। भारत ने आतंक पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी जिस अंदाज में फैसला ले रहे हैं उससे पाकिस्तान प्रेमी देशों के होश उड़ गए हैं। मगर ये महज शुरुआत भर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंक के जहरीले कोबरा का फन कुचलने तक रुकने नहीं वाले। भारत के एक्शन से सबसे ज्यादा जिस लीडर की धुकधुकी बढ़ी हुई है वो तुर्की के अघोषित तानाशाह अर्दवान है। स्वयंभू खलीफा के नाम से कुख्यात अर्दवान की हेकड़ी गुल होने लगी है। बावजूद इसके अर्दवान का पाकिस्तान प्रेम परवान चढ़ रहा है। अर्दवान ने एक बार फिर से पाकिस्तान को अपना सच्चा दोस्त बताया। तुर्की के खलीफा ने पाकिस्तान को अच्छे और बुरे वक्त में समर्थन देने का ऐलान तक कर दिया है।
पाकिस्तान को भेजे एक मैसेज में एर्दोआन ने लिखा, तुर्की अच्छे और बुरे दोनों समय में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तायिप एर्दोआन ने पाकिस्तान को सच्चा दोस्त बताया। यही नहीं, उन्होंने भारत के साथ तनाव को लेकर पाकिस्तान की नीति की तारीफ की और साथ ही उम्मीद जताई कि सिंधु जल समझौते समेत दूसरे मुद्दों का भी हल जल्द ही निकल आएगा। हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार दिए हैं। तुर्की पाकिस्तान को फंडिंग करता है। एर्दोआन जनरल मुनीर और शहबाज की तरह ही कश्मीर का राग अलापते हैं, लेकिन एर्दोआन की चाल की काट तलाश ली गई है। दहशतगर्दों के मददगार मुल्क का बैड टाइम शुरू हो गया है। तुर्की की कमर टूटने लगी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने पाकिस्तान का खुला समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान को आर्थिक रूप से जवाब देने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। कैट ने देश भर के व्यापारियों और आम जनता से इन दोनों देशों की यात्राओं का बॉयकॉट करने की अपील की है। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में 3 लाख भारतीय तुर्की पहुंचे थे, जिससे तुर्की को $291.6 मिलियन की आमदनी हुई थी। वहीं अजरबैजान को भारतीय पर्यटकों से करीब $308.6 मिलियन की आमदनी हुई थी।